जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। जी हां, जैसा कि सन ऑफ बंगाल लगातार कह रहा था कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी तो नजारा 2026 का जो चुनाव का इलेक्शन था वो तो आप लोग न्यूज के माध्यम से देखे भी होंगे। और जिस तरह आप सोच रहे हैं, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जो शख्स बैठे हुए हैं आखिर ये है कौन। रानीगंज के सरजमी पे आ चुके हैं ये, और इनसे बातचीत होगी खास राजनीति मुद्दे पर कि 2026 का जो चुनाव था वो कितना संघर्ष था बीजेपी के लिए। जी हाँ, इसलिए कि हर तरफ दावेदार उम्मीदवार लगातार नजर आ रहे थे राजनीति के मैदान पर। और इनसे हम सीधा बात करेंगे राजनीति मुद्दे पर और चर्चा करेंगे कि 2026 का चुनाव बीजेपी के सामने कितना बड़ा चुनौती था। सर, सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सन ऑफ बंगाल का। सर, दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं दुर्गेश नागी, आसनसोल उत्तर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी के रूप में मैंने काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ। तो जैसा कि यानी कि बीजेपी के ये बहुत बड़े चेहरे हैं दुर्गेश नागी जी, काफी चर्चा का विषय बन चुके हैं और काफी चर्चा में रहते भी हैं। हम लोग अपने न्यूज के माध्यम से देखा है, कभी लाइव टेलीकास्ट में तो कभी न्यूज के माध्यम से। ये हमेशा राजनीति पे चर्चा करते हैं और रहते भी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि शुरुआत तो किया जाएगा, बहुत सारे मुद्दे पे है हमारे पास, मगर शुरुआत ये किया जाएगा कि आखिरकार 2026 का जो चुनाव था टीएमसी वर्सेस यानी कि बीजेपी, कितना संघर्ष और कितना मतलब कठिन से गुजरकर 2026 का चुनाव में बीजेपी बंगाल पे अपनी हुकूमत बनाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2026 में संघर्ष किया है या 2021 में संघर्ष किया है, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष इतना छोटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ही पश्चिम बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान में मिलने से रोका था, बचाया था और उन्होंने ही संघर्ष किया था सबसे पहले। और उन्हीं के नीति और आदर्शों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादिता की विचारधारा को लेते हुए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ देश को जोड़ा है। और ताकि देश सुरक्षित हाथों में रहे और देश एक विकास के पथ पर चले, इसके लिए माननीय मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा के साथ ही आपके गंगा से गंगोत्री तक की यात्रा को तय किया है। और उन्हीं के दिशा और आदर्शों पर चलकर ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष सीपीएम के, उससे पहले कांग्रेस के साथ, उसके बाद 15 साल तृणमूल कांग्रेस के साथ में संघर्ष करते हुए रहे हैं। और इन संघर्षों में पिछले वर्षों का जो संघर्ष है, सिर्फ इन्हीं वर्षों में हमने 327 से ज्यादा हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता थे उनकी हत्या की गई थी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। और इन सभी चीजों का, इन सभी संघर्षों का, इन सभी पुण्य प्रतापों का आज फल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आज बन चुकी है। और पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के साथ में ही अब पश्चिम बंगाल भी डबल इंजन सरकार की राह रास्ते को देखते हुए, डबल इंजन सरकार यहाँ पर होने के साथ में ही पश्चिम बंगाल भी अब विकास की गति को आगे बढ़ेगा और एक नया बंगाल बनाने का काम हम शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम देखेंगे। ये मेरी आशा है। तो जैसा कि लगातार आप सुनते भी होंगे, काफी बीजेपी जो है, जो बीजेपी पार्टी जो है लगातार आज से नहीं कई दिनों कई सालों से, जब से बीजेपी यहाँ पे बंगाल पे जमना चाह रही थी, अपना कदम जमाना चाह रही, तब से कह रहे थे। और पूरे हिंदुस्तान में ये स्लोगन था बीजेपी की तरफ से कि सबका साथ सबका विकास। मगर सर, ये स्लोगन तो सुनने में अच्छा लगता है, मगर देखा जा रहा था कि जैसे ही बीजेपी जब फुल बहुमत में आई बंगाल पे, तो जगह जगहों पे देखा गया है कि टीएमसी की ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। कहीं टीएमसी आरोप लगा रही है कि हम लोग अपने घर को छोड़ के भागे हुए हैं, कहीं हमें भी मारना पड़ जाए, कई पार्टी ऑफिस को जला दिया गया। तो ये सर कैसा विकास है और कैसा सबका साथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का काम ही है फेक प्रोपोगंडा बनाना और लोगों को भ्रमित करके अपनी राजनीति को चमकाना। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की हिंसा में विश्वास नहीं रखती है। जितने भी राज्यों में जब जब भी चुनाव हुए हैं और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा होने नहीं दी है। और वही चीज पश्चिम बंगाल में भी हुई है। हमारे यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो 100, 150, 50 लोगों को लेकर ही जगह जगह पर अपना प्रचार अभियान चला रहे थे। लेकिन जैसे ही 4 तारीख को विजयश्री हमें प्राप्त हुई, विजयश्री प्राप्त होने के साथ में ही हम लोगों ने देखा
कि तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और वाम दल के जो लोग हैं, वो अपने आप को बड़े भाजपाई साबित करने के लिए वो तिलकधारी करके भाजपा का झंडा पकड़कर जगह-जगह पर तृणमूल कांग्रेस के एरिया को दखल करके पार्टी ऑफिस तोड़-ताड़ करने लगे, कांग्रेस का पार्टी ऑफिस तोड़-ताड़ करने लगे, क्लबों में अत्याचार करने लगे। हमारे नेता मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है ना कि फटा पोस्टर निकला हीरो। जैसा कि दुर्गेश नागी जी ने साफ लफ्जों पे यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि जो बीजेपी के जीत के बाद जो टीएमसी का ऑफिस तोड़ा गया था वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। नहीं थे। तो जैसा कि इन्होंने ये कह रहे हैं अपनी जुबान से कि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के लोग जो है हाथों पे झंडा लेकर ऑफिस को तोड़ और जला रहे थे। इस चीजों की खबर जैसे ही हमारे उच्च नेतृत्व को मिली, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य जी, माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, हमारे यहाँ के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जी, अरिजीत रॉय जी, अग्निमित्रा पॉल जी, पार्थो घोष जी, लक्कन घड़ुई जी, चंद्रशेखर बनर्जी जी, जितेंद्र तिवारी जी, बिजोन मुखर्जी जी, इन सभी ने आपके मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से जनता के बीच में आवाज पहुंचाई कि ये सभी लोग भाजपा के नहीं हैं। भाजपा के कर्मी किसी भी तरीके का कानून अपने हाथ में लेने का काम नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर आइन का शासन नहीं होने दिया, शासन का आइन चलाती थी। हमें शासन के आइन को खत्म करना है और आइन के शासन को यहाँ लागू करना है। मैं खुद भाजपा कार्यकर्ता हूँ। आप एक वीडियो दिखा दीजिए कि मैं कहीं तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस तोड़ रहा हूँ, या हमारे साथ में जितने लोग हैं या कार्यकर्ता हैं कोई भी तोड़ रहे हैं। हम ऐसी हिंसा पे विश्वास नहीं रखते हैं। जिन लोगों ने ये चीज किया है, पूरे जिले में करीब-करीब 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व और जिला नेतृत्व के निर्देश पर, और आगे भी जो इस तरीके के कानून हाथ में लेने का काम करेगा, उसके साथ में सख्ती से प्रशासन निपटेगा। जैसे हमारे राज्य नेतृत्व का प्रशासन को जो है राह दिखाया गया है। कहा तो जैसा कि आपने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अगर जैसा कि आपने कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे, सीपीएम के कार्यकर्ता था, अगर कोई उसमें अगर बीजेपी के कार्यकर्ता अगर निकल आते हैं तो बीजेपी फिर क्या निर्णय लेगी, क्या सजा देगी? कोई अगर भारतीय जनता पार्टी करता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में लेगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा और बैनर लगाकर अत्याचार करेगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, और उसकी पार्टी का एक गाइडलाइन, एक रूट मैप है। उस रूट मैप से ही सबको चलना पड़ेगा, और हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नीति और आदर्शों पर चलें तो ही हम पश्चिम बंगाल के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भाजपा असल में करता है, वो कभी भी कानून अपने हाथ में लेकर कोई गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जैसा कि दुर्गेश नागी जी ने साफ लफ्जों में कहा है, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता कोई भी अगर हो, अगर कुछ ऐसा काम इलीगल करे या फिर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करे तो बीजेपी भाजपा जो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेगी। तो जैसा कि दुर्गेश नागी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है, और जैसा कि मैं आपको इनसे मिला रहा हूं और कई बातें जो है राजनीति का उठेगा और भी मैं आपको इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, मेरा पहला ये सवाल है कि जिस तरह बीजेपी लगातार मैंने जब सत्ता पे टीएमसी थी तब भी ये आरोप लग रहा था, और जब बीजेपी फुल बहुमत में आ गई फिर भी ये आरोप लग रहा है कि टीएमसी जो है हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है। तो सर, आरोप लगाना कोई बहादुरी का काम नहीं है, किसी पे कोई भी आरोप लगा सकता है, मगर उसको साबित करना सर ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो बीजेपी बार-बार कहती है कि टीएमसी जो है वो भ्रष्टाचार पे लिप्त है, भ्रष्टाचार का सरकार चलाती है, तो ये कितना सच है सर? ये उतना ही सच है कि रोज हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान सूर्य आसमान पर उगे हैं, भगवान सूर्य के हम दर्शन करते हैं। इतना ही सच है कि हम देखते हैं कि रोज संध्या जब हो जाती है तो चंद्रमा हमें आसमान पर दिखता है। उतना ही सच है कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों में सिर्फ कटमनी, सिंडिकेट, तोलाबाजी और भ्रष्टाचार ही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस के जो शिक्षा मंत्री यहाँ पर थे, पार्थो चटर्जी, 26,000 युवाओं की नौकरी वो खा गए। हमारे जिले के भी करीब 1000-2000 लोग थे, शिक्षक थे, जिनकी नौकरियों को वो खा गए। उन लोगों ने पैसा लेकर, जो लोग जायज नहीं है, जो लोग लायक नहीं है, उन लोगों को नौकरी दी, और जो लायक है उनकी नौकरियां वो खा गए। उनके जो सहपाठी थी, उसके पास से 52 करोड़ रुपए सीज हुए। उनके कार्यालय से, उनके घर से बहुत कुछ मिला। खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक, उनको देखिए 5000 करोड़ रुपए का उन्होंने खाद्य चोरी का घोटाला किया। यहाँ तक कि ये
महिलाओं को स्वच्छ रहने के लिए गांव और पंचायत एरिया में रहने के लिए जो महिलाओं को प्रधानमंत्री जी के द्वारा शौचालय दिए जा रहे थे घरों घरों में, कि हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालयों का निर्माण हो रहा था, इन्होंने वो शौचालय के पैसे भी खा गए, ये अम्फान के पैसा खा गए। कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो, चाहे किसी भी तरीके की तस्करी नहीं है जिसे तृणमूल कांग्रेस के लोग जुड़ित नहीं थे, और इन लोगों ने बंगाल को लूटने का ही काम पिछले 15 सालों में किया है। ये कोई आरोप नहीं है, ये सत्य है, और सत्य को तथ्यों के साथ में प्रकट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर किया है। और अभी आप देखेंगे जैसे कि इनके एक दमकल मंत्री सुजीत बसु मल्लिक, जब वो दमदम पौर सभा के चेयरमैन थे, उप प्रधान थे, उन्होंने वहां पर की थी, और वो आज ईडी की गिरफ्त में चले गए हैं। आप इसी प्रकार देखेंगे हमारे यहाँ पर भी जो मंत्री थे, उनके जो साथ में रहने वाले जो गुर्गे थे, उन लोगों ने यहाँ पे भी ईएसआई में, लेबर डिपार्टमेंट में अपने करीबियों को जो उनकी फोन लगाकर उनको देते थे, जो उनके नाम से फोन कर कर लोगों को चमकाते थे कि दादा हमको बुलाए हैं, इतना आपको बुलाए हैं, इतना बजे आना है, इतना बजे मिलना है, ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। अपने जो करीबियों को इन्होंने माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ में, अपने जो करीबियों को इन्होंने लेबर डिपार्टमेंट में, अपने जो करीबियों को इन्होंने कृषि विभाग में, अपने जो करीबियों को इन्होंने ईएसआई हॉस्पिटल में नौकरी दी है, और इसके साथ साथ में पैसे देकर नौकरी का जो काम किया है, इन सबों की भी जांच बहुत जल्दी होगी, और इनके गिरफ्त में भी ये भी बहुत जल्दी प्रशासन के गिरफ्त में आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो जैसा कि दुर्गेश राठी जी ने साफ लफ्जों पे जो टीएमसी पे लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार का, तो इन्होंने काम के साथ साथ जो है कई नाम भी इन्होंने गिना दिए हैं हमारे सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से। तो सर, जैसा कि भ्रष्टाचार और आपने कहा कि बात के ये लोग सिंडिकेट, लगातार बीजेपी कह रही है कि सिंडिकेट अब बंगाल पे नहीं चलेगा। एक तो पहले कह रहा था कि बीजेपी जीतने से पहले बंगाल पे कह रहे थे कि सिंडिकेट का राज बना के रखा है टीएमसी, और जीतने के बाद बीजेपी फुल बहुमत जब बंगाल पे आ गई तो बड़े बड़े आपके नेता जैसे शुभेंदु अधिकारी जी सीएम जो वो बोल रहे हैं कि अग्निमित्रा पाल जी कह रही है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे कह रहे हैं कि बंगाल पे सिंडिकेट का कोई मामला नहीं रहेगा, सिंडिकेट नहीं होगा। तो किस प्रकार का सिंडिकेट चलाया जा रहा है टीएमसी द्वारा, जैसा कि आपने आरोप लगाया कि सिंडिकेट के द्वारा जो है टीएमसी काम करती थी, तो सिंडिकेट आखिर क्या है, जनता पूछना चाह रही है। सर, जनता पूछना चाह रही है, बंगाल का एक सवाल भी है कि आखिर सिंडिकेट होता है क्या है, दर्शकों को आप पूरा डिटेल बताइए। पिछले 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर सिंडिकेट चला रही थी। किस रूप से? यहाँ पर एक सिंडिकेट चल रहा था तृणमूल कांग्रेस का कोयले से संबंधित, क्योंकि हम कोयलांचल में रहते हैं, तो इस कोयलांचल में एक सिंडिकेट चल रहा था कि आप कोयले की जो खरीदारी करेंगे, अगर आप 1 नंबर कोयले की खरीदारी डीओ से करते हैं, और करने के बाद में जो कोयला लोड होता है वो या तो रोड सेल के द्वारा बिक्री होता है या रेलवे के द्वारा बिक्री होता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो यहाँ के युवराज बने हुए थे, जो हजारों पुलिस फोर्स को लेकर घूमते थे, जिन्होंने धमकी दी थी कि अमित शाह अगर आप एक बाप के बेटे हैं तो आप 4 तारीख को आके दिखाइए, वो युवराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में पूरा सिंडिकेट कोयले का चल रहा था। एक एक कोयले की गाड़ी जो रोड पे चलती थी उसको 2000-2100-2200 रुपया पर टन का पैसा देना पड़ता था, तब जाके उनको सही एवं उचित माल सही समय पर कोल ट्रेडर्स वगैरह लोगों को जो कोयले का ट्रेडिंग करते हैं व्यवसायी, उन लोगों को मिलता था। इसी प्रकार जो प्लांट ओनर्स थे, जो और अन्य व्यवसायी थे जो कोयले की खरीद रैक के द्वारा करते थे, उनको पर रैक पे करीब करीब 400-500 रुपए टन का पैसा देना पड़ता था सिंडिकेट को, तब उनकी रैक सही समय पर सही वजन के साथ में लोड होकर उन तक सुनिश्चित की जाती थी, पहुंचती थी। लेकिन आपने देखा होगा नवंबर 2025 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास यहाँ के कोल व्यवसायियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी थी कि यहाँ पर इस तरीके की दुष्कृति को बंद किया जाए, उस मुहिम का असर हुआ कि ईडी ने एक साथ में आपका नवंबर 2025 में 11 तारीख और उसके बाद कंटिन्यू और उससे पहले भी यहाँ के बालू और कोयले से जुड़े हुए जितना भी तंत्र था, धनबाद से लेकर पूरे कलकत्ता तक, एक बार में 58 जगह में रेड करके सभी अपराधियों को पकड़ने का, उनके सामान कुर्की जब्ती करने का एवं उन पे अभियोग दायर करने का काम किया। काफी सारे लोग गिरफ्त में आए हैं, काफी सारे लोग गिरफ्त में आने वाले हैं। किसी भी तरीके का सिंडिकेट हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि तोलाबाजी और सिंडिकेट चलाने वालों की पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे, ऐसा वो चलाएंगे तो उनको उल्टा लटका कर सीधा कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो जैसा कि इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है
वो सिंडिकेट के कामों पे विश्वास नहीं रखती और गृह मंत्री का सीधा निर्देश है कि सिंडिकेट और भ्रष्टाचार पे जो रहेंगे उसको उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। तो अब ये देखना है कि जैसा कि दुर्गेश नागी जी ने साफ लफ्जों पे कहा है कि टीएमसी जो है वो सिंडिकेट का राज बनाकर लोगों को पैसा यानी कि सिंडिकेट का राज बनाकर लोगों को पर राज करते थे। अब ये देखना है कि इन्होंने तो जैसा कि आपने लगातार देखा कि किस तरह हमने दुर्गेश नागी जी से भाजपा को लेकर और राजनीति को लेकर कई चर्चे किए हैं, मगर इन सवालों के घेरावों में और भी कई सवाल जो है वो दस्तक दे रही है। जी हाँ, अगर हम लोग करें आसनसोल क्षेत्र की, तो वहां पे सवाल और जवाब दोनों दस्तक दे रही है कि आखिर आसनसोल क्षेत्र कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा मतलब राजनीति का एक प्लेटफॉर्म है और उसी जगह से ये बिलोंग कर रहे हैं और कई साल उन्होंने राजनीति पे अपना वक्त जाया किया, अपने वक्त को दिया वहां पे। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह आसनसोल में अभी देखा गया, हाल ही में मैंने कल ही देखा गया कि पथराव और पुलिस स्टेशन पे लगातार जो है हमला किया जा रहा है। मेरा सवाल सर उस मुद्दे पे नहीं है, हिंसाबाजी तो हर दौर पे है, क्या वो टीएमसी के राज हो या बीजेपी के राज हो, हर जगह पे हिंसा होती आ रही है। मगर मेरा सवाल ये है कि लाउड स्पीकर यानी कि मंदिरों से मस्जिदों से लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, कम आवाज को साउंड को कम करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये जो आदेश है सीएम शुभेंदु अधिकारी जी का जो निर्देश है, ये कितना सक्सेस होगा और किस विषय को लेकर ये निर्णय लिया गया है? देखिए, हम सभी एक सभ्य समाज में रहते हैं और भारत एक सांस्कृतिक देश है और भारत एक ऐसा देश है और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी धर्मों, सभी वर्ण के लोगों को रहने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, उनको अपने मजहब को मानने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और सब लोग यहाँ पर मिलकर बहुत अच्छे से रहते हैं। और हमारा आसनसोल भी इससे पीछे नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में ये निर्देशित किया था कि किसी भी तरीके के धार्मिक स्थल, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो या जैन धर्म का हो या बौद्ध धर्म का हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी तरीके का ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अलाउड जो डेसिबल है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जरिए जो बताया गया है, उस प्रतिबंधित साउंड के बीच में ही आपको अपने कार्यक्रमों को करना है अपने धार्मिक स्थलों पर। और दूसरी चीज है, आप किसी भी तरीके की जमायत, किसी भी तरीके का जुलूस, किसी भी तरीके का कार्यक्रम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आने जाने वाले राहगीरों को, लोगों को दिक्कत हो रही है। एक सड़क पर सिर्फ हिंदू नहीं चलते, एक सड़क पर सिर्फ मुसलमान नहीं चलते, एक सड़क पर सारी जनता, सारा आवाम चलती है। तो जो लोग रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, वो आपके धार्मिक कार्यक्रमों के कारण उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। और अब जब भी अपना धार्मिक कार्यक्रम करें और उसमें आपको किसी सड़क से आने जाने या सड़क को या किसी माने सरकारी जगह को इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो, तो प्रॉपर चैनल से या प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही अपने कार्यक्रमों को करें। ये एक बात हुई। दूसरी बात, इबादत जो चीज होती है, इबादत करने के लिए ही मंदिर का, मस्जिद का, गिरजे का, गुरुद्वारे का कॉन्सेप्ट है। उसका जो आर्किटेक्चर होता है, उसकी जो बनावट होती है, वो इस तरीके से ही होती है कि बाहर की आवाज वहां कम आए अंदर में, और अंदर में भी साउंड सिस्टम की व्यवस्था होती है कि जो लोग अंदर में इबादत कर रहे हैं वो अंदर में उस साउंड सिस्टम के जरिए पूरी बात को सुन पाए, अपने धर्म की जो उनके मत हैं, धर्म की जो उनके मंत्र हैं, उनकी जो हदीस है, उनकी जो आयतें हैं, उनको वो पढ़ पाए, उनको वो प्रेम से सुन पाए, अपना कीर्तन कर पाए। अंदर साउंड सिस्टम उपलब्ध है। तो जब अंदर साउंड सिस्टम उपलब्ध है और जो नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो 5 टाइम का नमाजी है, उसको पता है नमाज का वक्त क्या है। जो आरती करने वाला, उपवास करने वाला व्यक्ति है, उसको पता है कि मुझे कितने बजे मंदिर में आरती करनी है, कैसे हमें उपवास रखना है। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को पढ़ने वाला है, उसे पता है कि मुझे कब रहराज साहिब पढ़ना है, कब जपजी साहिब पढ़ना है, कब आनंद साहिब पढ़ना है, किस वक्त कीर्तन करना है। सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में पता है। ये कोई नया नहीं है कि आज धर्म आ गया, कल धर्म आ गया, ऐसा नहीं है। हजारों सालों से एक प्रक्रिया, पद्धति चली आ रही है और इस पद्धति के अनुसार ही हम सभी लोगों को अपने धर्म को मानना चाहिए, ताकि हम अपने धर्म को मानते समय किसी दूसरे धर्मावलंबी को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएं। इस चीज को ही मद्देनजर रखते हुए, इस बात की भावना को अपने अंदर रखते हुए शुभेंदु अधिकारी जी ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता को
एक नोटिफिकेशन दिया है, जिससे आप अपने धार्मिक स्थलों की आसपास किसी भी तरीके का ध्वनि प्रदूषण, बेवजह के ट्रैफिक जाम अपने धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए ना करिए। और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो सरकार से प्रॉपर परमिशन लेकर, जो सरकार अनुमति आपको प्रदान करेगी, स्थानीय प्रशासन, उस परमिशन के अनुसार आप करिए। कल भी जो एक घटना घटित हुई है रेल पार हमारी आसनसोल उत्तर विधानसभा में, हमारे जो माननीय विधायक हैं कृष्णेंदु मुखर्जी जी, वो घटना होने के तुरंत बाद उनको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दी गई और वो और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस सारे मुद्दे पर, सारी घटना पर नजर बनाए हुए रख रहे थे। वहां पर असल में एक मीटिंग चल रही थी पीस कमेटी की, कि किस तरीके से आपको यहाँ पर साउंड वगैरह को व्यवस्थित करना है और इस जगह को कम्युनल हार्मोनी को बरकरार रखना है। लेकिन एक मीटिंग के बीच में कुछ वहां के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने 2018 में वहां दंगा भड़काया था, कोई रमजान बोल के है, कोई सज्जाद चिकना बोल के है, कोई लाडला बोलकर है, कोई वसीम बोलकर है, कोई महफूजुल खान मोनू बोलकर है, इस तरीके के जो लोग हैं जो वहां पर लोगों को उकसाने का, बरगलाने का काम करते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यूसुफ पठान जी की वहां पर एक सभा थी, सभी जगह पर यूसुफ पठान ने सेंट्रल सिक्योरिटी ली, लेकिन रेल पार में जब सभा की गई तो षड्यंत्र करके वहां पर स्टेट सिक्योरिटी को लेकर सभा की गई, सेंट्रल सिक्योरिटी नहीं ले गई, जिस कारण एक बस के जरिए रेल पार में कुछ लोगों के हताहत होने की खबर आई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, स्पेशली माइनॉरिटी के जो नेता हैं, उन लोगों ने वहां पर र्यूमर क्या फैला दिया कि 10 बच्चे मर गए, 12 बच्चे मर गए, बहुत लोग हताहत हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे माननीय जो अभी विधायक हैं, उस समय वो चुनाव लड़ रहे थे, कृष्णेंदु मुखर्जी जी, वो अगले दिन सुबह ही हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल पहुंचे, रात में वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ले रहे थे, खबर ले रहे थे। पहुंचकर जब वहां पर देखा तो 3 बच्चे जो हैं, एक महिला और 2 बच्चे आहत हुए थे। 2 बच्चों में से एक ड्राइवर था, जिसको मार के उन लोगों ने अधमरा अवस्था में पहुंचा दिया था। किसी भी तरीके की सेंट्रल पुलिस वहां पर उस गाड़ी को नहीं चला रही थी, किसी भी तरीके से सेंट्रल पुलिस और सीआईए और भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं था। और स्टेट पुलिस की 7th आर्म्ड बटालियन की वो गाड़ी थी, जिसमें ड्राइवर को कुछ इशू हुआ होगा, वो प्रशासन ने उससे बात किया है, उस इशू के कारण या तो गाड़ी में कुछ समस्या थी, या ड्राइवर ने या तो नशा किया होगा, या अत्यधिक थका हुआ होगा, या उसे नींद लग गई, झपकी आ गई, उस कारण से वो घटना घटित हुई। लेकिन तृणमूल वालों ने उस घटना को एक राजनीतिक रंग देने का रूप किया, कोशिश की कि भाजपा के द्वारा इस तरीके का घिनौना काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके के षड्यंत्र में विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि हमारा मंत्री है सबका साथ सबका विकास। जब हम सबका विकास कहते हैं तो सबके विकास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वे सभी लोग जो भारत को राष्ट्रवादी देश मानते हैं, जो भारत की धरती से प्रेम करते हैं, उस भारतीय लोगों, जो भारतीय होने पर गर्व करते हैं, उन सबके लिए भारतीय जनता पार्टी है। और सबको हम लोग पश्चिम बंगाल में हर तरीके के अपने हक और हकूक दिलाने के लिए लड़ते रहे थे, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कल की जो रेल पार की जो घटना हुई है, इस घटना में वे सभी लोग जो ना कभी 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, ना उनका किसी तरीके से दीन और ईमान है, उस तरीके के लोगों ने ही इस घटना को घटित किया है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर कोई 5 टाइम का नमाजी व्यक्ति होगा, अगर किसी की इस्लाम में आस्था होगी, तो वो कभी भी कानून हाथ में लेने का काम, और प्रशासन जो उनको सुरक्षा देने का काम, सुरक्षित करने का काम, संरक्षित करने का काम करता है, प्रशासन के ऊपर कभी भी इस तरीके का घिनौना काम करने का प्रशासन के साथ काम नहीं करेगा। जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है, 15-16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जिन लोगों ने इसको करवाया है, उन सभी को भी प्रशासन बड़ी सख्ती से निपटेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये होने वाला है। पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके के गैर कानूनी काम और कानून को हाथ लेने वाला काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ और सख्त निर्देश है, और हमारे माननीय विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जी का भी यही निर्देश है कि किसी भी तरीके का कानून तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। तो जैसा कि हमने शुरुआत किया था लाउड स्पीकर को लेकर, इन्होंने पूरा चर्चे का विषय बना दिया है, और सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि वो आसनसोल का तस्वीर भी इन्होंने उजागर किया है कि आखिर जो आसनसोल पे इतना बड़ा हादसा जो पेश आया है, वो कोई मतलब नमाजी और नमाज पढ़ने वाला नहीं, बल्कि कोई वो गैर कानूनी आदमी है, वो गलत आदमी है, जो समाज में विकृति लाना चाहता है, जो समाज में हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है, जो ये आसनसोल को डिस्टर्ब करना चाहता है। इस तरीके के लुम्पिंग एलिमेंट ने इस तरीके का काम किया है। कोई धर्मावलंबी इस तरीके का काम नहीं कर सकता। तो जैसे कि दुर्गेश नागी जी ने साफ लफ्जों पे कहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने चंद बातें रखी है, और उन्होंने कहा है कि निर्देश जो है वो शुभेंदु अधिकारी जी का है, यानी कि सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी जी का ये निर्देश है, और ये निर्देश को पूरे बंगाल को मानना पड़ेगा। कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक समुदाय यानी कि सिर्फ लाउड स्पीकर जो है मुस्लिम समाज के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म के लोगों पर भी ये कानून राइज होता है, यही कहना ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी धर्मों के लिए है।
सभी धर्मावलंबियों के लिए है, किसी इस्लाम या किसी मुसलमान या किसी एक की धार्मिक भावना को मद्देनजर रखते हुए ये निर्देश नहीं है, ये समस्त लोगों के लिए ये निर्देश आया है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत किया था लाउड स्पीकर को लेकर, सर एक और सवाल मेरे जहन पे घूम रहा है। जैसा कि सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने साफ लफ्जों पे कहा है कि हर स्कूलों में वंदे मातरम का जो है ना वो स्लोगन पढ़ा जाएगा। तो ये कहाँ तक का क्या लगता है, इसमें भी कुछ विवाद खड़ा होगा या ऐसा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीयता को प्राथमिकता देने का काम करती है और वंदे मातरम एक हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक, सॉरी मैं बैठ के बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान के साथ में वंदे मातरम भी हमारे राष्ट्रीय गान की संज्ञा में आता है। वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में हमने वंदे मातरम म्यूजियम बनाने का बात कहा है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम म्यूजियम के जरिए हम लोग पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, यहाँ के जो क्रांतिकारी रहे हैं, यहाँ के जो शहीद रहे हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए, भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे ऐसे कृतित्व हैं, बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के लिए, भारतवर्ष के लिए, पश्चिम बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान बनने से बचाने के लिए अपना जीवन दिया है। उन सब लोगों के सारी बातों को सहेजने का काम उस समाहरणालय में होगा। वो वंदे मातरम जो समाहरणालय है वो बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और वंदे मातरम एक ऐसा गान है जिसमें हम सभी लोग इस भारतवर्ष की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित है, जो पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़ी भारतवर्ष की विभूति थी, उनके द्वारा लिखित ये वंदे मातरम है। और ये वंदे मातरम को बच्चे अगर हर स्कूल में अगर गाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष के प्रति ज्यादा जान पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे और भारतीयता का संचार उनके रक्त के अंदर होगा। इस सोच और विचारधारा के साथ में, राष्ट्रवादिता के साथ बच्चों को छोटे समय से ही जोड़ने की विचारधारा के साथ में ये संकल्प और ये निर्णय लिया गया है कि हर एक स्कूल में वंदे मातरम का गान हो, जिससे कि सभी लोग भारत से जुड़े। मैं आपको रोकना चाहता हूँ सर, मेरा सवाल यही था कि मैंने एक सवाल किया है कि लाउड स्पीकर को लेकर, मैं यही करना चाहता हूँ कि विवादित जो होता है, जैसे कि लाउड स्पीकर को लेकर हाल ही में कल जो आपने से बात की है मैटर को लेकर, विषय को लेकर, कि हाल ही में इस विषय को लेकर विवादित खड़ा हो चुका है लाउड स्पीकर को लेकर। कहीं वंदे मातरम को लेकर भी अगर कहीं ऐसा कुछ नजर आता है तो क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, वंदे मातरम को लेकर तो तृणमूल कांग्रेस ने विवाद करने का काम पहले भी किया। जब वंदे मातरम को लेकर संसद में चर्चा हुई, जब संसद में वंदे मातरम की चर्चा चल रही थी, तो उस समय तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने वहां से संसद के सत्र से बहिष्कार हो गए, वो निकल गए, उन्होंने उसका विड्रॉ कर लिया वहां से। ममता बनर्जी एक अपनी मीटिंग में वंदे मातरम गाने का प्रयास करती है, लेकिन वो वंदे मातरम गान नहीं कर पाती है। तृणमूल कांग्रेस के लोग सिर्फ जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला करते रह गए, जो कि बांग्लादेश का नारा है। वो अगर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम करते तो उनका भी एक मान सम्मान रहता और आज वो भी यहाँ पर नजर आते। लेकिन देश विरोधी चीजों को बढ़ावा देने के कारण ही तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से अवसान और पतन हो गया है, और ये पतन परमानेंट है, ये टेम्परेरी पतन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम, राष्ट्रवादिता, प्रभु श्री राम, इन सब से लड़ने के चक्कर में खत्म हो गई। वो अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ती तो शायद उसकी कुछ स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन उसने राष्ट्र के विरुद्ध, राष्ट्र की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध, राष्ट्र की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके विरुद्ध अभियान छेड़ा और राष्ट्र विरोधी लोगों को यहाँ पनपने के लिए जगह दी, जिस कारण से ऐसी स्थिति और अवस्था आई। आप किसी भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहिए कि आप वंदे मातरम गा के दिखा दीजिए बिना कागज देखे हुए, तो मैं मान जाऊंगा कि वो जय बांग्ला के जो संकल्प है, जो बंगालियों का जो बात वो करते हैं, पश्चिम बंगाल की जो वो बात करते हैं, मैं मान जाऊंगा कि वो पश्चिम बंगाल को मानने वाले हैं। यहाँ के ना मुख्यमंत्री के जो युवराज हैं, ना यहाँ के विधायक, ना यहाँ के वर्तमान नहीं, तत्कालीन जो थे उस समय के विधायक, ना मंत्री, किसी को भी कोई सरोकार नहीं है। उन्हें ना वंदे मातरम आता है, ना किसी और तरीके की राष्ट्रवादी चीजों से वो जुड़े हैं। हाँ, उनका इससे विरोध करने से सरोकार जरूर रहा है समय समय पर, और इस विरोधिता के कारण यहाँ तृणमूल कांग्रेस समाप्त हो चुकी है।
मैंने जैसा कि इनसे पूछा कि वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, मगर मैं पूछने का सवाल यही था, मेरा पूछने का लक्ष्य यही था कि लाउड स्पीकर को लेकर एक नज़ारा जो है आसनसोल पे नजर आ चुका है विवादित को लेकर, तो कहीं वंदे मातरम को लेकर भी ऐसा कोई अंदेशा नजर ना आए, उसी सवाल को मैं सन ऑफ बंगाल न्यूज उठा रहा है। और ये इन्होंने राजनीति बात कही और इन्होंने एक और सवाल डाला है सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से, आपने सुना होगा कि इन्होंने जय बांग्ला और एक तरफ जय श्री राम, जी हाँ, एक तरफ बीजेपी स्लोगन लगाती है जय श्री राम, तो दूसरी तरफ जो है टीएमसी के लोग जो लगाते थे जय बांग्ला। मगर इस जय बांग्ला और जय श्री राम के नारों के बीच में क्या नारी सुरक्षा का सवाल फिर से उठेगा? पूछता है बंगाल, जी हाँ, पूछता है बंगाल। और लगातार बीजेपी जो है नारी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाते थे, कई मुद्दा उठाते थे। क्या आज वो नारी सुरक्षा की, आज वो जय बांग्ला और जय श्री राम के बीच में जो नारी सुरक्षा की जो बात उठ रही है, और नारी सुरक्षा यानी कि क्या महिलाओं को लकी भंडार जो मिला जा रहा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उस विषय को लेकर सर? देखिए, इसलिए कि महिलाओं के दिल में बहुत सारा घबराहट, बहुत सारी डरी हुई महिला आपने सोशल मीडिया में देखा कि रो रही है ममता बनर्जी के हारने के बाद, बहुत ऐसा महिला रो रही है कि अब 1500 रुपया जो है लकी भंडार का क्या होगा, तो उस महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 1500 रुपए का लक्की भंडार जो ममता बनर्जी यहाँ महिलाओं को देती थी, वो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं देती थी। और हमारा जो अन्नपूर्णा भंडार है और लक्की भंडार में बहुत डिफरेंस है। अन्नपूर्णा भंडार, लक्की भंडार जो महिलाओं को 1500 रुपये दिया जाता था, वो धमक और चमक वाला पैसा था। वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए नहीं दिया जाता था, वो महिलाओं को मैनिपुलेट करने के लिए दिया जाता था। वो 1500 रुपये महिलाओं को देती तो थी, लेकिन कहती थी कि आप 8 बजे के बाद सड़कों पर मत निकलिए, क्योंकि हमारे तृणमूल कांग्रेस के पोषित और शोषित जो लुम्बिन लोग हैं, जो दुष्कृति लोग हैं, वो किसी भी समय में आपके साथ में किसी भी घटना को घटित कर सकते हैं। महिला मुख्यमंत्री जो स्वयं यहाँ पर पुलिस मंत्रालय को देखती थी, पुलिस विभाग को देखती थी, वो महिलाओं को सुरक्षा यहाँ नहीं दे पाई। इस कारण से आरजी कर का रेप कांड हुआ, इस कारण से दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में रेप कांड हुआ, इस कारण से रेल पार अंचल में कई सारी बच्चियों के साथ में अपहरण की घटना घटित हुई, लेकिन किसी के ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ लेने के साथ में ही, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय सिंबॉलिक रूप से रेखा पात्रा, जो शेख शाहजहां संदेश खाली में जो हजारों महिलाओं के साथ में उसने जो उनको पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, उनको शोषित किया, बहुत सारे वहां के लोगों की जो जमीन हथिया ली, उनके घर हथिया लिए, उनके फसलें नष्ट कर दी, बहुत तरीके से उनको जो तबाह करने का काम किया, वो सिंबॉलिक रूप से उस रेखा पात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना चेहरा बनाया, वो जीत कर आई। हमारी अभ्या जो थी, आरजी कर रेप कांड में पीड़ित हमारी जो डॉक्टर बहन थी, उनकी माता को पानीहाटी से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया, और उस श्रद्धा के कारण आज देखिए पानीहाटी में अभ्या की मां जीत कर आई। हमारी यहाँ पर महिला जो विधायक आसनसोल दक्षिण से जीती हैं, माननीय अग्निमित्रा पॉल जी, इनको यहाँ पर नारी सुरक्षा विभाग एवं नगर निगम जितने भी आसन पूरे पश्चिम बंगाल में चलते हैं, इसका विभाग म्युनिसिपल अफेयर्स का डिपार्टमेंट उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नारी सुरक्षा और अन्नपूर्णा भंडार को मद्देनजर रखते हुए शुभेंदु अधिकारी जी एवं हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया कि जिन जिन महिलाओं को लक्की भंडार का पैसा जाता था, उन लोगों को उसी तरीके से अन्नपूर्णा भंडार का भी पैसा जाएगा उनके अकाउंट में। उसे किसी भी तरीके का उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और जिन भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़े हुए महिलाएं, या वे सभी महिलाएं जो तृणमूल से के विरुद्ध अपनी आवाज उठाती थी, वो सभी परिवार की महिलाएं जिनको लक्की भंडार से वंचित रखा गया, तृणमूल कांग्रेस ने रखा कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे अन्नपूर्णा भंडार के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजों की सुविधाएं प्राप्त बहुत जल्दी महिलाओं को हो जाएंगी, एवं समस्त पश्चिम बंगाल की महिलाओं को 3000 रुपए अन्नपूर्णा भंडार 1 जून से देने का काम पश्चिम बंगाल की नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बनी है, वो करने जा रही है। और इसमें हमारे समस्त आसनसोल के जीते हुए विधायक और पश्चिम बंगाल के सभी विधायकगण अपना योगदान देने जा रहे हैं, ऐसी मुझे पूर्ण आस्था है। और महिलाओं को सशक्तिकरण एवं सुरक्षा प्रदान करने का जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी,
श्रमिक भट्टाचार्य जी, शुभेंदु अधिकारी जी का जो संकल्प है, इस संकल्प को हम पूर्ण करेंगे। और अब क्योंकि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में आ गई है, तो हर एक महिला यहाँ पर सुरक्षित है, इस चीज की गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये थी महिला के लिए जो बातें थी, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है दुर्गेश नागी जी ने कि जल्द ही 3,000 रुपया जो है महिलाओं को दिया जाएगा। और मेरा सर एक और सवाल है कि जिस तरह कोलकाता पे देखा जा रहा है कई क्षेत्रों पे कि इलीगल जो बिल्डिंग है जो तोड़ा जा रहा है, और भी रानीगंज क्षेत्र है और आसनसोल क्षेत्र है, कई बर्धमान क्षेत्र है, तो ये सब जगहों पे सर क्या मैंने एक्टिविटी होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्या नजर है इस सब जगह पे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासनकाल में तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर किसी भी तरीके के उद्योगों को पनपने और खुलने नहीं दिया। सीपीएम के समय में जो उद्योग यहाँ पर बंद थे, उनको भी खोलने का प्रयास उसने नहीं किया, वादा किया था, नहीं खोल पाई। टाटा का जो सिंगूर कारखाना सिंगूर में लगा था, टाटा का, उस कारखाने को बंद करने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस उस कारखाने को खुलवाने के लिए कोई प्रयास तो कर नहीं पाई। उस जगह को कृषि योग्य बनाने के लिए उसने करोड़ों रुपए का बंदरबाट वहां पर किया। आज स्थिति ऐसी है कि ना वहां उद्योग है, ना वहां कृषि हो रही है। और अब पार्टी को चलाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर अनैतिक और गैर संवैधानिक कार्यों को करना ही था, जिससे उसकी पार्टी चल पाए, जिससे उसके पास फंड जा पाए। तो उसमें ही एक और तोलाबाजी और एक और सिंडिकेट बनाने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया। उसने समस्त पश्चिम बंगाल, पूरे आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के शोषित पोषित और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और एमएलए और मेयर और इनके पीछे के जो लोग थे, उन लोगों को ही हर तरीके का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करने का अवसर प्रदान किया। चाहे आसनसोल में हो जाए, चाहे दुर्गापुर हो जाए, रानीगंज हो जाए या कलकत्ता हो जाए, आप देखिएगा 2, 4, 10 समूह लोग ही जो हैं वही सारा काम करते हैं। सभी को काम करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। कहीं पर आप देखिएगा 5 फ्लोर की बिल्डिंग का परमिशन है, 7 फ्लोर बने हुए हैं। बोरिंग का परमिशन नहीं है, बोरिंग किया हुआ है। 50% में कंस्ट्रक्शन करना है, 50% को खाली रखना है। 70%, 80% जमीन में कंस्ट्रक्शन है, 20% खाली रखा हुआ है, जो सेफ्टी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके साथ साथ में ईसीएल की जमीन, क्योंकि हम कोयलांचल में है, ईसीएल की जमीन को जाली कागज बनाकर बेचने का और उसमें निर्माण करने का काम तृणमूल कांग्रेस के गुंडों एवं तृणमूल कांग्रेस से पोषित शोषित जो व्यवसायी वर्ग यहाँ पर थे, जो 2 नंबर काम करते थे, उन लोगों ने किया है। रेलवे की जमीन को 2 नंबर कागज बनाकर बेचने का काम किया गया है। नगर निगम की जमीनों को हथिया लिया गया है। अरे इतना तो छोड़िए, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी पार्टी ऑफिस पूरे पश्चिम बंगाल और आसनसोल में बने हुए हैं, सब नगर निगम, सेल, आईएसपी, ईसीएल, इन सब रेलवे, इनकी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बने हुए हैं और उनके जरिए ही वो अपना इस तरीके का एक तोलाबाजी और जालसाजी का तंत्र को चला रही थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर प्रतिष्ठित हो चुकी है, डबल इंजन की सरकार आ गई है, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर म्युनिसिपल अफेयर्स की मिनिस्टर हमारी अग्निमित्रा पॉल जी के नेतृत्व में जितने भी अवैध और अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं, इन सब पर बहुत जल्दी घंटा खतरे की इनके ऊपर बजने वाली है। आप आसनसोल में देखिए, आसनसोल की एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, एटवाल बिल्डिंग। उस एटवाल बिल्डिंग का प्रारूप बदलकर तृणमूल कांग्रेस के वहां के जो स्थानीय एक बिल्डर थे, उस बिल्डर के द्वारा वहां पर एटवाल बिल्डिंग को कवर करके वहां पर कलकत्ता बाजार को खोल दिया गया, एक कपड़े की गारमेंट की दुकान। उस एटवाल बिल्डिंग को उसके ओनर ने अभी तक बेचा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो हेरिटेज बिल्डिंग है आसनसोल की। हाई कोर्ट का इंजेक्शन लगने के बाद, 144 लगने के बाद, कॉरपोरेशन के द्वारा सील कर देने का नोटिस हो जाने के बाद भी वहां पर कलकत्ता बाजार चल रहा है। आखिर किसके शह पर? मंत्री के शह पर चल रहा है, नगर निगम के उप मेयर के शह पर चल रहा है, वहां के स्थानीय काउंसिलर के शह पर चल रहा है, या मेयर के शह पर चल रहा है? अब इसकी जांच समाज के सामने में भारतीय जनता पार्टी रखेगी। आप देखिएगा आसनसोल में जो बस्तिन बाजार का दुर्गा मंदिर है, उस दुर्गा मंदिर को खुलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 14 सालों से संघर्ष कर रही है और 14 सालों से उस मंदिर को बंद करके रखा गया था। हमारे माननीय विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जी ने अपना प्रचार प्रारंभ करने से पहले उस मंदिर में माँ दुर्गा की आराधना और पूजा की थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 9 अप्रैल को आसनसोल में आए, तो 9 अप्रैल को आसनसोल में प्रधानमंत्री जी आकर उन्होंने कहा कि आप हमें कृष्णेंदु दे दीजिए, हम आपके मंदिरों को खुलवा कर देंगे। और 23 तारीख के वोट के समय पश्चिम बंगाल के आसनसोल उत्तर विधानसभा के लोगों ने
ये प्रण किया, ये निर्णय लिया कि हमें अब बस्तिन बाजार का मंदिर चाहिए, हमें यहाँ तोलाबाजी करने वाला मंत्री नहीं चाहिए, उसके गुर्गे नहीं चाहिए। और 4 तारीख को रिजल्ट आया और 4 तारीख को रिजल्ट आने के साथ में ही भक्तों के लिए वो मंदिर हमेशा सर्वदा के लिए खुल गया। 10 तारीख को आपने देखा होगा हमारे विधायक ने, कृष्णेंदु मुखर्जी जी ने वहां पर माँ दुर्गा की आराधना की और जैसे ही वो माँ के सामने बैठे, उनके आंखों में आंसू आ गए, समस्त आसनसोल वासियों के आंखों में आंसू आ गए। आसनसोल के लोग कभी भी एक ब्राह्मण जाति में जन्मे हुए मंत्री मलय घटक, जो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर 15 साल तक विधायक थे, उन्होंने जो तुष्टीकरण की राजनीति को आसनसोल में जो बीज बोया और जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, मुस्लिमों को डराया, बंगालियों को चमकाया और अपनी राजनीति को उल्लू सीधा किया, इसका जवाब उनको मिल गया है। और उनकी रीढ़ और कमर की हड्डी, उनके साथ साथ उसकी पार्टी की हड्डी को तोड़ दिया गया है। अब तृणमूल कांग्रेस का कोई अस्तित्व बंगाल में नहीं बचा है। तो जैसा कि इन्होंने इलीगल बिल्डिंग को लेकर और कई राजनीति चेहराओं को लेकर इन्होंने कुछ बातें रखी है, अब देखना यह है कि बीजेपी अपने वादे पे कितना खरा उतरेगी और बंगाल में यानी कि बीजेपी का बुलडोजर इलीगल बिल्डिंगों पे कहां कहां अपना निशाना बनाएगा। जी हाँ, जैसा कि शुरुआत जो है कोलकाता में हो चुका है, अब देखना यह है कि बीजेपी, बंगाल के बीजेपी का बुलडोजर कहां कहां अपना कहर बरसाएगी और कहां कहां इलीगल बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। जी हाँ, नजर रहेगा आपका भी और सन ऑफ बंगाल न्यूज का भी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए चेहरे के साथ, नए मुद्दों के साथ। मैं जाहिद अनवर, जय हिंद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।